हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धू स्टडीज़। तो मैं राजा कुमार गोंड आज लाए हैं पॉलिटी, जिसमें हम इसका 2 क्लास करेंगे। 2 मैराथन क्लास होगा जो यूपीएससी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये क्लास। और आप इस क्लास नोट्स जो मैं आज अभी पढ़ाऊँगा, इसे आप देखकर पता लगा सकते हैं कि मैंने इस नोट्स को कहाँ से पढ़ा। आपको पूरा नहीं बता सकता कि मैं इस नोट्स को कहाँ से प्राप्त किया हूँ या बनाया हूँ, क्योंकि अभी बताएंगे तो भाई कॉपीराइट भी आ सकती है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। तो हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। देख लीजिएगा। और ये प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं सिलेबस। तो सिलेबस को 10 भागों में बांटा गया है, तो जिसमें 5 भाग आज पढ़ेंगे और 5 भाग कल पढ़ेंगे। तो 5 भाग में आज हम देखने वाले हैं भाग 1 में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे हम भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियां और संविधान पर विदेशी प्रभाव, संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व, संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं विभिन्न भाग, संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं विभिन्न भाग को देखेंगे। और संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र को पढ़ेंगे भाग 1 में। और भाग 2, तो भाग 2 में हमें पढ़ना है संविधान के मूल तत्व। उसमें पढ़ेंगे हम नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। अब देखेंगे हम भाग 3। तो भाग 3 में पढ़ेंगे हम संविधान की सरकार की शासन प्रणाली को पढ़ेंगे हम, जिसमें संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आपातकालीन संबंध को पढ़ेंगे। अब भाग 4 में पढ़ेंगे संरचना एवं कार्यप्रणाली, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा और प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, संसदीय समिति एवं प्रस्ताव, विभिन्न समितियां, संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया और वरीयता अनुक्रम, जिसमें हम इस संसद वाले को कल पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, आपातकालीन तक। अब भाग 5 देख रहे हैं। सिलेबस अभी दिखा दे रहे हैं आपको इसी में। तो भाग 5 में पढ़ेंगे हम राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली, जिसमें हम राज्यपाल और उपराज्यपाल को देखेंगे, राज्य और विधानमंडल को भी पढ़ेंगे, मंत्री एवं मंत्री परिषद को भी देखेंगे। ये सब कल पढ़ेंगे हम सब। और कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट संबंध या उपबंध। फिर छठा देखेंगे, तो इसमें है न्यायपालिका। और न्यायपालिका में हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय का गठन और शक्ति एवं क्षेत्राधिकार और अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण। अब 7वां देखेंगे, तो स्थानीय शासन। इसमें पढ़ेंगे पंचायती राज, विकास एवं संरचना और नगरीय शासन। 8 में पढ़ेंगे, तो संवैधानिक विकास में पढ़ेंगे हम संवैधानिक निकाय, भारत की नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, संघ लोक एवं राज्य लोक सेवा आयोग के पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग। इसमें पढ़ेंगे हम आरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूचित जनजाति को। और भारत महान्यायवादी एवं राज्य
महाधिवक्ता। और राज्य भाषा एवं लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और 9 नंबर देखेंगे तो वो है गैर संवैधानिक, जिसमें हम योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्र एवं राज्य सूचना, लोकपाल एवं लोकयुक्त, कुछ महत्वपूर्ण आयोग भी तो देखेंगे। 10 नंबर को देखेंगे तो इसमें पढ़ेंगे हम राजनीतिक गतिशीला, राजनीतिक दलों का गठन एवं मान्यता, और दल बदल कानून इसे आपको पता भी होगा ये किस अनुसूची में होता है। ये 10 ही अनुसूची में होता है दल बदल कानून। और पढ़ेंगे विविध, तो इसमें हम देखेंगे इसी में तो संविधान सरकार का अंग, तो जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये हमारा सिलेबस हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं संविधान का परिचय। तो संविधान का परिचय, तो संविधान और राज्य व्यवस्था को देखेंगे। तो संविधान क्या है इसको पढ़ेंगे। इसमें संविधान और राज्य व्यवस्था में संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है, और संविधान का उद्देश्य और संविधान के कार्य, संविधान के प्रकार को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो संविधान क्या है। तो संविधान नियमों, कानूनों और दस्तावेज है। संविधान नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है। यह जीवंत दस्तावेज होता है। यह संवैधानिक दस्तावेज होता है। राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, और इसमें पढ़ेंगे हम संविधान के सैद्धांतिक पक्षों की व्यवहार अध्ययन ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। और संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। तो संविधान और राज्य व्यवस्था, तो संविधान में देखेंगे तो यह सैद्धांतिक दस्तावेज होता है। यह सिद्धांतों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। राज्य व्यवस्था में देखेंगे तो यह व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है और सिद्धांतों के व्यवहारिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें व्यवहारिक अध्ययन पर, इसमें था अध्ययन सिद्धांत के अध्ययन, तो इसमें व्यवहारिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। और देखेंगे हम संविधान का उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य में देखेंगे हम तो संविधान नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है। अब इसमें देखेंगे तो संविधान भारतीय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन, मतलब इसमें संविधान का कैसे चलाया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे शक्ति एवं सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि। अब संविधान के कार्य को पढ़ेंगे। तो संविधान के कार्य में लोगों के अधिकार, सरकार पर सीमित, मतलब कितना कार्य करना है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तियों की गरिमा संविधान का कार्य है। और लोगों के बीच सामंजस्य और सामान्य होता है। अब पढ़ेंगे संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्रकार में हमें पढ़ना है लिखित संविधान जो कि भारत का है, अलिखित संविधान ब्रिटेन, और कठोर संविधान जिसे संशोधन आसानी से न किया जा सके उसे कठोर संविधान कहते हैं। लचीला संविधान जिसमें संविधान आसानी से संशोधन किया जा सके उसे लचीला संविधान कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे मेंस में पूछा गया 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था कि संविधान से आप क्या समझते हैं। संविधान के कार्य
और उद्देश्य तथा महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये 2023 में पूछा गया था। और उसी में संविधान, भारतीय संविधान के जीवन दस्तावेज है। भारतीय संविधान जीवन दस्तावेज है, इसे जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप अभी पढ़े हुए हैं, आप इसका आराम से जवाब दे सकते हैं 200 शब्दों में। अब इसी तरह देखेंगे तो संविधान, सरकार और उसका प्रमुख अंग। तो सरकार का अंग देखेंगे तो पहला है देश, राष्ट्र और राज्य। तो उसमें देखेंगे राज्य, सरकार, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो राज्य का अंग होता है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और सरकार का अंग होता है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो इन्हीं सबको देखेंगे अब। तो पहला क्या था, देश। तो भारत, इंडिया, देश, कंट्री। अर्थ क्या होता है, तो भारत देश एक भौगोलिक इकाई होता है। भारत देश जो कि एक भौगोलिक इकाई होता है, देश। और राष्ट्र जो सांस्कृतिक इकाई होता है, राष्ट्र संस्कृति इकाई होता है। और राज्य राजनीतिक इकाई होता है। देश एक भौगोलिक इकाई होता है, राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई होता है और राज्य राजनीतिक इकाई होता है। देश का अंग होता है सरकार, भूभाग और जनसंख्या। भूभाग, और इसका महत्वपूर्ण अंग होता है भूभाग। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है भूभाग। अब देखेंगे तो ये इसका अंग देखेंगे हम, तो जनसंख्या, भूभाग और सरकार। तो इसका महत्वपूर्ण अंग होता है जनसंख्या। राष्ट्र का महत्वपूर्ण भाग होता है जनसंख्या। इसी तरह राज्य का अंग देखेंगे तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो इसमें महत्वपूर्ण होता है संप्रभुता। और इसका अर्थ होता है आंतरिक और बाह्य निर्णय लेना, संप्रभुता का अर्थ होता है। और इसमें भी देख लेंगे प्रीलिम्स से, तो पूछा गया था ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में, राज्य को देश और राष्ट्र से अलग या पृथक करने वाला तत्व कौन सा है। तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं संप्रभुता। राज्य और देश और राष्ट्र को अलग करने वाला, पृथक यानी अलग करने वाला तत्व कौन सा है, तो संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो आप आसानी से बता सकते हैं महत्वपूर्ण इसका संप्रभुता ही होता है। तो अब पढ़ेंगे हम राज्य जिसका जो राजनीतिक इकाई होता है राज्य का। तो इसमें पढ़ेंगे हम जनसंख्या। तो जनसंख्या 40 करोड़ तक होती है। और इसका भूभाग आप देख सकते हैं, इसको सबसे ये भी महत्वपूर्ण ही होता है भूभाग। और सरकार का अर्थ होता है एक उपकरण है जो राज्य की सुचारू रूप से संचालन करती है। सरकार जो नियमानुसार राज्य को चलाती है। और संप्रभुता को देखेंगे तो संप्रभुता किसी देश की जनता द्वारा आंतरिक तथा बाह्य मामलों में निर्णय की स्वतंत्रता होती है संप्रभुता से। और अब पढ़ेंगे हम सरकार क्या होता है, तो उसको अब देखेंगे हम। तो सरकार जो कि गवर्नमेंट, इसका अर्थ होता है उपकरण। सरकार वह उपकरण होता है जो राज्य को सुचारू रूप से चलाता है, जैसे इसमें जो नियम कानून होता है उसी प्रकार चलाता है, उसे ही सरकार कहते हैं। तो इसका अंग देखेंगे, सरकार का अंग, तो इसमें होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यही तीनों मिलकर
राज्य को सुचारू रूप से और नियमानुसार चलाते हैं। तो विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, और कार्यपालिका का कार्य होता है कानून की प्रक्रिया एवं लागू करना, मतलब क्या सही है क्या गलत देखकर उसे लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य होता है संविधान के अनुसार व्याख्या करना। जिस ये तीनों मिलकर संविधान का शक्तियों के पृथक्करण करते हैं, बांटते हैं सरकार को। ये शक्तियों का पृथक्करण सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा ही शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। मतलब इसमें होता है तो जो राज्य चलाएंगे तो किसको कौन सा कार्य दिया जाएगा, यही सब निर्णय लेते हैं। तो उसमें पहला था विधायिका, तो विधायिका को ही पढ़ेंगे हम। तो विधायिका लेजिस्लेचर कार्य का होता है कानून का निर्माण। और इसमें देखेंगे तो संघीय विधायिका, राज्य की विधायिका। तो संघीय विधायिका में देखेंगे हम तो संसद होता है, उसका अंग होता है संसद का, जो कि पार्लियामेंट जो पूरे भारत के लिए कानून बनाता है। पूरे ये ही कानून बनाएगा, वो पूरा भारत के लिए कानून बनाएगा जो सब मानेंगे भारत में। तो उसका अंग होता है संसद का लोकसभा और राज्यसभा। और इसको लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद होता है, इसमें मेंबर पार्लियामेंट होता है संसद। अब देखेंगे हम राज्य की विधायिका। तो राज्य की विधायिका में हम देखेंगे तो राज्य की विधायिका यह प्रदेश के लिए कानून होता है। इसमें ये जो था ये पूरे भारत के लिए संसद बनाती है, इसमें पूरे सिर्फ राज्य में नियम लागू करने के लिए उसे है, जो कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं। इसका भी अंग देखेंगे तो 2 विधानसभा और विधान परिषद, जिसको एमएलए विधायक कहते हैं और इसको एमएलसी विधायक होता है। अब पढ़ेंगे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में हम पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका के कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून को लागू करना। और इसमें देखेंगे तो हम संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका में राज्य का राजनीतिक, निर्वाचित और गैर राजनीतिक चयनित। तो राजनीतिक निर्वाचित में पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री, मंत्री और महान्यायवादी। और इसमें पढ़ेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारी, जैसे आईएएस हो जाते हैं, आईपीएस हो जाते हैं और आईआरएस हो जाते हैं। इसके बारे में जो आपका भी सपना होता है बनने का। और राज्य को कार्यपालिका को देखेंगे तो इसमें निर्वाचित और गैर निर्वाचित होता है, जिसको मंत्री, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता चलाते हैं। जिसमें राज्य में होता है राज्य की कर्मचारी जो होते हैं पीसीएस, एसडीएम, डीवाईएसआई। और पढ़ेंगे हम न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को देखेंगे हम तो न्यायपालिका में इसका कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कार्यपालिका द्वारा लागू किए गया कानून की संविधान का संदर्भ में व्याख्या करना ही न्यायपालिका का कार्य होता है। और जो कानून बनता है उसे स्वीकार किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा और जिला न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली में देखेंगे तो हम शासन प्रणाली क्या होता है, तो यह किसी राज्य को चलाने का तरीका ही शासन प्रणाली होता है। इसमें देखेंगे तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जो कि यह 75% है इंडिया में, और अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो 25%। तो पहले देख ले रहे हैं लोकतांत्रिक। तो ऐसा शासन प्रणाली जहाँ शक्तियों का पृथक्करण बंटवारा होता है। तो
क्या सभी लोकतांत्रिक देशों का लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक जैसा होता है? तो ये तो नहीं, अलग अलग शासन की लोकतांत्रिक होता है जो चलाने के अनेक तरीके होते हैं, जो हर लोक में, हर राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष, संसदीय प्रणाली, असंसदीय प्रणाली, संघीय, एकात्मक, समाजवादी, मिश्रित प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य और पूंजीवाद होता है। इसी से पूरा राज्य चलाए जाते हैं। नियम अब पढ़ेंगे हम अलोकतांत्रिक। तो इसमें ऐसा शासन प्रणाली जहाँ शक्तियों का पृथक न होकर शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है उसे अलोकतांत्रिक कहा जाता है। क्या सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश में शासन की जैसी है, एक ही जैसी है? तो नहीं, अनेक तरीका है, जो कि गणराज्य में वंशु एक व्यक्ति का कुलीन तंत्र, कुछ कुलीनों का शासन, अत्यतंत्र, कुछ लोग, सर्वाधिकवादी और तानाशाही, और धर्म तंत्र और सैनिक शासन होता है। अब पढ़ेंगे लोकतांत्रिक का शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में देखेंगे यह के विभिन्न प्रकार। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो अभी पढ़े हैं, तो ऐसा शासन प्रणाली जहां जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्णय या निर्माण प्रक्रिया में तथा शासन संचालन में भागीदारी की जाती है। जहां 140 करोड़ जनसंख्या में, जहां जनसंख्या और भौगोलिक आकार छोटा होता है। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक किसे कहते हैं? तो ऐसा शासन प्रणाली जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन संचालन और निर्णय निर्माण प्रक्रिया होता है। एग्जाम्पल जैसे भारत में होता है हमारे यहाँ। और संसदीय शासन प्रणाली जहाँ विधायिका से कार्यपालिका ली जाती है, वो भी भारत में ही होता है। अक्षीय शासन प्रणाली जहाँ विधायिका से कार्यपालिका नहीं ली जाती है, यह अमेरिका में होता है। संघीय शासन प्रणाली जहाँ केंद्र, राज्य तथा अन्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, बंटवारा कर दिया जाता है। एकात्मक जहाँ शक्तियों को केंद्र सरकार के हाथों में होती है। समाजवादी जहाँ उत्पन्न साधनों राज्यों का नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी कहा जाता है। मिश्रित ऐसा शासन प्रणाली जहाँ सरकार व्यक्ति दोनों उत्पादन शासन नियंत्रण रखते हैं, जो कि भारत में है ऐसा। पूंजीवादी उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण। धर्मनिरपेक्ष जहाँ धर्म और राजनीतिक अलग अलग होती है। गणराज्य जहाँ राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा चुने जाता है। भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, तो इसमें होता है अप्रत्यक्ष, संसदीय और संघीय, पंथ निरपेक्ष और मिश्रित अर्थव्यवस्था और गणराज्य होता है। अमेरिका में देखेंगे तो प्रत्यक्ष, अक्षीय, संघीय, पूंजीवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। ब्रिटेन में देखेंगे तो उसमें शासन प्रणाली उसका होता है अप्रत्यक्ष, संसदीय, एकात्मक, पूंजीवाद, पंथ निरपेक्ष, राजशाही, लोकतांत्रिक। तो मेंस में क्वेश्चन बनेगा जो ये भी PYQ है। भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की समानताओं तथा असमानताओं को अमेरिका और ब्रिटेन शासन प्रणाली में तुलना कीजिए। तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं।
अब पढ़ेंगे हम भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, जो कि हर बार इसमें से यूपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें हर बार पूछा गया है इसमें। तो आप इसे आराम से बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं हर बार इसी नोट्स को पढ़ता हूँ। मैं हर बार भाई जो मैं नोट्स बनाया हूँ, जो टीचर पढ़ाए हैं हमें, तो मैं उन्हीं का नोट्स बनाया हूँ। मैं ये तो नहीं बता सकता कि किनका पढ़ाया हुआ है, नहीं तो भाई आप तो मौज में हो जाएंगे, पर हमारा कॉपीराइट हो जाएगा। तो पढ़ेंगे हम भारत का संवैधानिक विकास। तो उसमें देखेंगे कंपनी का शासन और सम्राट का शासन। तो कंपनी का शासन कब तक था, तो 1773 से 1858 तक, और इसमें सम्राट में 1858 से 1947 तक। तो जिसमें हम देखेंगे कंपनी का शासन। तो कंपनी का शासन में हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1774 ईस्ट इंडिया एक्ट, और 1786 एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और 1853 का चार्टर एक्ट। मैं इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो जल्द ही भाई ज़्यादा टाइम ना लेकर, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और अब सम्राट का शासन में पढ़ना है हमें 1858 का शासन, भारत शासन एक्ट, 1861 भारत परिषद एक्ट, 1892 का भारत परिषद एक्ट, और 1919 का भारत परिषद एक्ट, 1919 का शासन प्रणाली, 1935 का शासन प्रणाली, और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इसमें हम बता दें आपको कि कौन इम्पोर्टेंट होता है, तो आप आराम से देख लीजिएगा। इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये होता है। एक होता है 1784 का भी पूछ लेता है, और इसमें देखेंगे तो 1833 का भी पूछता है। और इसमें देखेंगे तो इसमें तो देखेंगे तो ये 1909, 1919, 1935 यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें से हर बार 2-3 क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, भारत शासन, अरे कंपनी का शासन। कंपनी का शासन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से सम्राट का शासन पढ़ेंगे। तो कंपनी के शासन में पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो इसमें ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नाथ थे। जो समिति थी उनकी, जो गुप्त समिति थी, इन्होंने बंगाल के गवर्नर की जगह पर बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और इसमें मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेगेस्टाइन थे, वारेन हेगेस्टाइन। और इसमें और ये बंगाल के जो गवर्नर बनाए गए थे उनको 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, जिसे कोड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। और 1773 में कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी और किस सन में हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी, वो भी 1774 ईस्वी में, 1774 में हुआ था। और किस एक्ट के, तो रेगुलेटिंग एक्ट में। तो उसमें उसका मुख्य न्यायाधीश थी एलिजा एम्फे, और उनका अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, हाइड और लेमेत्री थे। अब पढ़ेंगे हम 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट
तो भारत में वैध शासन शुरुआत हुई जो 1858 तक चला। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया और उसमें नियंत्रण भी किया जाता है। 1813 का राजलेख, पहली बार ईसा मिशनरियों ने भारत को धर्म प्रचार की दी गई यानी आज्ञा दी गई और चीन के साथ व्यापार, चाय के व्यापार को छोड़ा। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी ने चीन के साथ व्यापार व चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये बार बार पूछा जाता है। और भारतीय को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी दिया गया। और 1833 राजलेख में कंपनी का अधिकार 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था, तो 1833 ईस्वी में। और प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित करके 1843 ईस्वी में उसे भी समाप्त कर दिया गया। और विधि सदस्य और विधि आयोग का गठन हुआ था। उस किसके नेतृत्व में, तो मैकाले के नेतृत्व में समाप्त कर दिया गया। और 1853 का राजलेख देखेंगे तो इसमें यह अंतिम राजलेख है। कार्यपालिका तथा विधायिका शक्तियों को पृथक कदम उठाया और पृथक विधान परिषद की स्थापना की। अब देखेंगे तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो इसमें पिट्स इंडिया एक्ट को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया और इसे एक्ट ऑफ द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कंपनी के शासन की शक्तियाँ भारत के क्राउन हस्तलेख में दे दिया गया। जो हस्तलेख यानी हाथों में सौंप दिया गया, हस्तलेख माने हाथों में सौंप दिया गया। इसमें 15 सदस्यीय परिषद और इसमें 15 परिषद का गठन हुआ, जिसमें 7 कंपनी के निर्देश में दे दिया गया और 8 ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में दे दिया गया। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति हुई, भारत के राज्य सरकार की नियुक्ति हुई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का समाप्त कर दिया गया। अब पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो यह केंद्र विधान परिषद के कैबिनेट 3 भारतीयों को मनोनीत किया, जो बनारस का राजा, पाटलिपुत्र का राजा, पटलिया का राजा और सर दिनाकर राव को माना गया। अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ अवध 6 माह से अधिक नहीं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, तो इसमें विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का, सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। और पढ़ेंगे 1909, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 1909 भारत परिषद अधिनियम, तो इसमें पढ़ेंगे भारत सचिव मार्ले और वायसराय मीटर, जिन्हें मिलाकर मार्लो मीटर अधिनियम कहा गया। और यह प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यवसाय और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया, जिसमें मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। और इसमें
पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया। और इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। और नोट में देखेंगे तो 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लाइमीटो भारत के वायसराय थे। और देखेंगे तो इसमें 1919 का शासन भारत शासन अधिनियम, तो इसमें देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1919 का, तो यह वैध शासन की फिर शुरुआत हो गई थी। इसमें लागू रॉबर्ट क्लाइवर द्वारा प्रथम और जनक लियोनस कर्टियस। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो द्विसदनी में देखेंगे तो निम्न सदन और उच्च सदन, और इसमें निम्न सदन में लोकसभा और उच्च सदन में राज्यसभा थे। और देखेंगे सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों और आंग्लो भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। और देखेंगे तो 1935 का शासन 1935 भारत शासन अधिनियम, इसमें पढ़ेंगे प्रांतों में वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ समाप्त कर दिया गया, लागू कहाँ था तो सिर्फ केंद्र में लागू था। और 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था थी। और अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी तो 1935 ईस्वी में भारतीय अखिल की व्यवस्था की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में ही की गई थी। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी किया गया था। और पढ़ेंगे हम 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो इसमें सरकार उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जहां उसे स्वीकार, कहने का मतलब ये है कि सरकार संविधान उस क्षेत्र में ही लागू होगा जहां संविधान को माना जाएगा। अब जहां संविधान माना ले ना जाए तो जब कौन जरूरी हो के लागू कोई। और भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा टॉपिक संविधान सभा में देखेंगे हम तो संविधान सभा क्या है, संविधान सभा का मांग और संविधान सभा की चुनाव और कार्य पद्धति और संविधान सभा की प्रमुख शक्तियाँ, संविधान सभा की आलोचना को पढ़ेंगे। तो संविधान क्या है, पहला पढ़ेंगे संविधान का अर्थ। संविधान का अर्थ होता है भारतीय लोग का एक संगठित समूह होता है। तो भारतीय लोग केवल भारतीय ही लोग होंगे। उद्देश्य में भारतीय लोग के लिए एक संविधान निर्माण किया गया कार्य, जो कि दोहरे संविधान का निर्माण और विधायिका के रूप में किया गया। अब इसमें हम देखेंगे तो सॉरी गाइस, तो अब हम देखेंगे इसमें संविधान सभा की ऐतिहासिक मांग। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग M.N. रॉय ने किया था, जिसे महेंद्र नाथ रॉय ने 1934 ईस्वी में भारतीयों के लिए मांग किया था। और 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, जिसे इंडिया ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है, और 1938 ईस्वी में इसका एक आधिकारिक घोषणा भी कर दिया गया था नेहरू द्वारा। 1940 ईस्वी में शिमला में एक सम्मेलन किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव किया जाता था। उसको किसका अगस्त प्रस्ताव कहा गया, वो किसका नेतृत्व में, तल्लीन नेथिगो के नेतृत्व में। इसमें क्रिप्स मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा निर्माण को लागू तो किया और उसका अध्यक्ष
स्टैफोर्ड क्रिप्स को बनाया। 23 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस थे और दो भी और व्यक्ति थे जो सर फोर्ड्स क्रिप्स थे और एसबी अलेक्जेंडर थे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं कि इसमें क्या लिखे हुए हैं। भारत द्वारा 1934 से ही संविधान सभा की मांग की गई, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में इस मांग स्वीकार किया गया। चर्चा कीजिए। तो अब पढ़ेंगे हम संविधान सभा के चुनाव और कार्य पद्धति। तो संविधान सभा के चुनाव को पढ़ेंगे। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जून-जुलाई 1946 में संविधान सभा की मांग स्वीकार कर लिया गया था और उसमें एक बात भी बोली गई थी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारण किया गया था। चुनाव के मामले में 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित किया गया था। निर्वाचित क्षेत्र थे 3 अधिकार सामान्य, मुस्लिम, सिख और कुल सीटें 389 थी, जिसमें 296 ब्रिटिश सरकार और 93 देशीय रियासत। और ब्रिटिश प्रांत में देखेंगे, ब्रिटिश भारत में देखेंगे तो 4 चीफ कमिश्नरियों को दे दिया गया था जो मनोनीत था, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को 292 और 4 कमिश्नरी था जो मनोनीत था, जो अपने मन से राष्ट्रपति चुन सकते थे। और निर्वाचित में था ब्रिटिश प्रांतों के विधायकों ने किया और 93 जो देशीय रियासत था देशीय रियासत के राज्यों द्वारा मनोनीत किया जाना था। संविधान के कार्य पद्धति। संविधान सभा की कार्य पद्धति 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को, जिसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर दूसरा का बैठक 11 दिसंबर, ये पहला था, ये दूसरा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और उपाध्यक्ष बीटी कृष्णाचारी थे और विधायक सलाहकार बीएन राव थे। अब तीसरा जो लास्ट बैठक था 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को स्वीकार कर लिया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और संविधान सभा को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा 22 जनवरी 1947 में जाकर उसे स्वीकार किया गया था। संविधान में समितियां। संघ संविधान सभा की समितियां। संघ संविधान समिति नेहरू द्वारा, संघ शक्ति समिति नेहरू द्वारा, राज्य समझौता समिति नेहरू द्वारा, राज्य प्रांत संविधान समिति सरदार पटेल, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर समिति पटेल, जो अल्पसंख्यक था वो मूल अधिकार पर उप समिति और अल्पसंख्यक पर उप समिति, जो कि किसके नेतृत्व में? तो जेबी कृपलानी और सीएच मुखर्जी द्वारा। और झंडा समिति, ये बहुत ही बार पूछा जाता है वनडे भी एग्जाम में, तो इसको देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और वित्त एवं स्टाफ समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और प्रारूप समिति, जो कि इसका अध्यक्ष बीएन राव अम्बेडकर है,
भीमराव अंबेडकर। अब देखेंगे हम संविधान का संचालन। संविधान का संचालन, तो यह संविधान के संचालन में पहला देखेंगे तो हमें संप्रभुत्व संख्या गठन नहीं थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, और सार्वभौतिक वयस्क मताधिकार को समाप्त कर दिया गया, और ग्रेनविले अगेस्टिन भारत वकील स्वर्ग कहा गया, और विंस्टन चर्चिल ने हिंदुओं प्रभुत्व था। और निष्कर्ष को देखेंगे तो इसमें हम संविधान सभा के निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों में संदर्भ में समझा होगा, और क्योंकि मुस्लिम लोग को पृथक पाकिस्तान की मांग सांप्रदायिक देंगे स्थिति बनी हुई, ऐसी स्थिति सार्वभौमिक वयस्क अधिकार द्वारा स्वीकार संभव नहीं था। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो संविधान सभा के निर्वाचन और कार्यपद्धति को स्पष्ट कीजिए। संविधान सभा को तो एक संप्रभुत्व संस्था थी और न ही उसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर हुआ था। कथन को आलोचना मूल्यांकन कीजिए। और पढ़ने वाले हैं हम संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में देखेंगे हम भारत संविधान प्रस्तावना, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे भूमिका, प्रस्तावना की भूमिका, और संविधान दूसरा पढ़ेंगे संविधान का स्रोत, तीसरा पढ़ेंगे संविधान की प्रक्रिया प्रकृति, और चौथा पढ़ेंगे संविधान के नीतिक उद्देश्य, और छठा है संविधान की प्रस्तावना की प्रक्रिया, और तीसरा है लास्टवा है निष्कर्ष। तो जिसमें हम भूमिका को पढ़ेंगे। तो भूमिका को पढ़ेंगे तो ठाकुर भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण भाग बताया, और अर्नेस्ट वाकर ने संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा, और पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया था, और प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फ्रांस से इस संविधान से लिया गया था। तो जिसमें भूमिका में लिखेंगे हम प्रस्तावना संविधान के मूलभूत तत्व को दर्शाता है। प्रस्तावना अगस्टिन वाकर के अनुसार संविधान को दर्शन और आत्मा है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है और संविधान का सूक्ष्म विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। जिसमें अब दूसरा देखेंगे तो प्रस्तावना को संविधान का दर्शन, आत्मा और संक्षिप्त विवरण, सूक्ष्म विश्लेषण, आधारभूत तत्व का कुंजी कहा जाता है। और प्रस्तावना यह क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि प्रस्तावना हमें संविधान के स्रोत, संविधान की प्रक्रिया तथा संविधान के नैतिक मूल्यों के बारे में बताती है। तो प्रस्तावना संविधान का स्रोत, तो संविधान का स्रोत हम भारत के लोग। संविधान की प्रकृति, तो इसमें संप्रभुत्व, प्रमुख, संपूर्ण, प्रमुख, संपन्न, इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य का निर्माण होता है। संविधान के नैतिक उद्देश्य में देखेंगे तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता के विचार, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो समानता में देखेंगे तो अवसर और समानता और प्रतिष्ठा की समानता, व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र एकता का अखंडता।
प्रस्तावना हमें संविधान के क्षेत्र, प्रकृति तथा भौतिक उद्देश्य के साथ साथ संविधान के अंगीकृत करने या स्वीकार करने की तारीख तिथि को भी बताती है, जो कि 26 नवंबर 1949 है। इसका प्रक्रिया देखेंगे संविधान का सॉरी गाइस, संविधान की प्रक्रिया। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो वेरुवायुदी द्वारा 1960 में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद भारतीयवाद द्वारा 1973 में संविधान प्रस्तावना को भाग कहा गया। क्यों प्रस्तावना न्यायोचित है? प्रस्तावना न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। प्रस्तावना के आधार पर सरकार को न्यायालय में चुनौतियां नहीं दी जा सकती है। क्या प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है? संशोधन। तो केशवानंद भारतीय ने 1973 में बदलाव लाया। अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में, जिसे 42वें संविधान को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। जो कि था समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। अब देखेंगे निष्कर्ष प्रस्तावना का, तो जिसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान व्याख्या के लिए प्रस्तावना आधार है। अब क्वेश्चन देखेंगे जो कि इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रस्तावना को संविधान का दर्शन और आत्मा कहते हैं, क्यों? उस पर चर्चा कीजिए। प्रस्तावना के महत्व और उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से जुड़े अन्य शब्दों को स्पष्ट कीजिए। अब पढ़ने वाले हैं हम राज्य, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यह दस्तावेज किताबों में लिखा गया। इसको भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र में भाग। संविधान में भाग पहले था जब 26 जनवरी 1950 में 22 भाग था। अनुच्छेद 395 था और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में भाग 25, अनुच्छेद 244 और 444 48 और अनुसूचियाँ 12 हो गई है। अब पढ़ेंगे हम संविधान के भाग फर्स्ट में, पहला में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ा जाता है। अब देखेंगे भाग 2 नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक। चौथा में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से अनुच्छेद 51 तक। पांचवा में पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, जिसे अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो हम लोग भारतीय संविधान का भाग 1, जिसका शीर्ष है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ना है हमें। तो इसमें पढ़ेंगे हम संवैधानिक प्रावधान, व्यवहारिक पक्ष और छोटे राज्यों की मांग और देश की एकता और तथा अखंडता। तो हम अनुच्छेद 1 में पढ़ेंगे इंडिया, जो कि भारत है।
इंडिया जो कि एक भारत है, राज्यों का संघ होगा, यह राज्यों का संघ होगा। यह किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में। और इसमें 2 तथ्य ज्ञात किया जाता है, वो भी कौन कौन? तो इंडिया का देश का नाम, अपने देश का नाम कितने नामों में बांटा गया है? तो 2-3, जैसे इंडिया, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्मू कश्मीर। देश के शासन प्रणाली राज्य के संघ के द्वारा। अनुच्छेद 2, संसद के पास यह शक्ति की यह नए राज्य को सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में संसद के पास यह शक्ति है कि वह भारत के किसी वर्तमान राज्य के नाम, भूभाग, क्षेत्रफल में बदलाव कर सकती है तथा 1 से 2 राज्य से मिलाकर एक राज्य का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 4 में देखेंगे तो हम, तो यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संबंधित कोई कानून लागू किया जाता है तो अनुसूची 1 तथा अनुसूची 4 में बदलाव लाया जा सकता है, जिसका विषय वस्तु राज्य की सीटों का, राज्यों का आवंटन। अब पढ़ेंगे हम व्यवहारिक पक्ष को देखेंगे हम इसमें। तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्य का गठन मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषा पर और आंध्र प्रदेश को जून 1948 में एस.के. धर ने मांग किया था कि हमारा अलग एक राज्य हो, और दिसंबर 1948 में जेवीपी ने, सरदार ने, तो इसको भी नहीं माना गया। और पोस्ट 3 रामुलु ने भूख हड़ताल किया 56 दिनों तक, उनका मृत्यु भी हो गया था। तो हिंसा के कारण तेलुगु को आंध्र प्रदेश को पृथक करके 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग 1953 में सदस्य हृदय कुजरू के एम परिणाम आयोग की रिपोर्ट 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में राज्य को 14 और केंद्र को 6 भागों में कर दिया। और इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो छोटे छोटे राज्य की मांग गठन भारत की एकता और अखंडता पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और देखेंगे मेंस का क्वेश्चन, क्या छोटे राज्यों का गठन से उन राज्यों के भी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है? ये मेंस के लिए क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है भाई PYQ है, नहीं तो हम काहे लिए लिखते हैं, इसी तरह नहीं बता देते। अब पढ़ेंगे हम भाग 2। तो भाग 2 में हमें पढ़ना है नागरिकता। तो नागरिकता में भारत का शासन में भाग 2 में नागरिकता, तो इसे अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो नागरिकता का आशय क्या है? नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान और व्यवहारिक पक्ष CAA और NRC हुआ। पहला, नागरिक और नागरिकता का आशय क्या है? तो नागरिक रेजिडेंट का अर्थ होता है किसी राजनीतिक इकाई का वैधानिक सदस्य नागरिक होता है। जो राजनीतिक इकाई होता है भारत का, और वैधानिक सदस्य हम लोग। और नागरिकता का अर्थ होता है सिटीजनशिप। जब किसी व्यक्ति को राजनीतिक इकाई की वैधानिक सदस्यता दी जाती है तो उसे नागरिकता कहते हैं। नागरिकता का प्रकार देखेंगे तो इसमें पहला है दोहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता।
जो कि ये यूएसए में होती है। इसमें संघ और राज्य होता है। और एक हरी जो कि भारत में है, तो इसमें संघ, केंद्र, राज्य शामिल नहीं है और केंद्र भी शामिल नहीं है। तो यह भारत के किसी भी देश के नागरिकता को देखता है। नागरिकता संबंधी संविधान प्रावधान भाग 2 में, तो भाग 2 में है तो 5 से 11 तक अनुच्छेद। तो हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान 5 में बताया गया है। अनुच्छेद 6 में उन व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान से जुड़ा है जो पाकिस्तान से भारत आए। किस में जुड़ा है? तो संविधान 6 में। संविधान 7 में भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल अधिकारों को बात किया गया है। अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अपनाना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता अधिकार का निरस्तरा। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों को लागू करने के लिए केवल एक संसद कानून बना सकती है, जिसमें संसद कानून बनाएगी, जिसमें नागरिकता शासन अधिनियम 1955 में ग्रहण। अब नागरिकता ग्रहण करने के लिए उसे ग्रहण मिलेगा, और त्याग जो कि ग्रहण करेगा तो उसे जन्म द्वारा वो भारत का ही होना चाहिए, और वंश भी होना चाहिए, और पंजीकरण भी होता चाहिए, और देशीयकरण भी होना चाहिए, और भू भाग की अधिग्रहण होना चाहिए। और त्याग में आप देख सकते हैं और CAA मतलब सिटीजन एमेंडमेंट एक्ट 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में इस अधिनियम के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ, और 31 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, नागरिकता से आप क्या समझते हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए इसके आलोचना भी कीजिए। अब पढ़ने वाले हैं हम भाग 3। तो भाग 3 में हम देखेंगे, तो भाग 3 में है मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। मूल अधिकार और मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद होता है इसमें 12 से 35 तक। इसमें पढ़ना है 12 से 35 तक। तो यह होता है अधिकार क्या होता है, और मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, मूल अधिकारों की प्रकृति, और मूल अधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधान, और मूल अधिकार का महत्व और आलोचना को पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार क्या है? परिभाषा देखेंगे तो अधिकार किसी व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति, समाज, सरकार के विरुद्ध दावे होते हैं, लेकिन प्रत्येक दावे अधिकार नहीं माना जा सकता है। केवल न्यायोचित उचित दावे को अधिकार माना जाएगा। ऐसे दावे जो समाज द्वारा स्वीकृत तथा राज्य द्वारा मान्यता हो। अधिकार को देखेंगे तो इसका भूमिका होता है, अधिकार किसी व्यक्ति के अपूर्ण दावे होते हैं जो किसी अन्य व्यक्तियों को समाज के विरुद्ध
किए जाते हैं तथा उन्हें राज्य स्वीकार राज्य मान्यता देता है। और अधिकारों के प्रकार तो प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, सार्वभौमिक अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार और महिला अधिकार और पर्यावरणीय अधिकार। अब देखेंगे तो मूल अधिकार। मूल अधिकारों को मूल अधिकारों क्यों कहा गया? तो मूल अधिकारों का अर्थ होता है, मूल अधिकारों को ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के किसी व्यक्ति के अधिकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अतः सभी प्रकार के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते, बल्कि कुछ खास या विशेष प्रकार के अधिकार ही मौलिक अधिकार होते हैं, जिसे हम भारतीय संविधान में 6 अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहते हैं? तो यह अधिकार व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक होते हैं और इसमें अधिकार को विकास एवं अवकाश उपलब्ध सरकार के निरंकुश शक्तियाँ होती है और सामाजिक में तालमेल बना होता है। और इसमें भी देखेंगे मुख्य परीक्षा के दृष्टि से, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अधिकार से आप क्या समझते हैं, अधिकार के प्रकार को स्पष्ट कीजिए, अधिकार तथा मौलिक अधिकार के मध्य स्पष्ट अंतर कीजिए और मौलिक अधिकार के प्रकारों को लिखिए। और दूसरा देखेंगे तो नैतिक अधिकार विधिक अधिकारों में मध्य भेद अंतर कीजिए और उदाहरण सहित उत्तर पुष्टि कीजिए। और देखेंगे तो विधिक अधिकार तथा संवैधानिक अधिकार के मध्य अंतर कीजिए। मूल अधिकार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। तो मूल अधिकार की प्रकृति जो कि न्यायोचित थी और निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है और बदलाव किया जा सकता था और नकारात्मक होता है। इसमें मूल अधिकारों के लिए प्रावधान और भाग 3 में भाग 12 से 35 तक पढ़ा गया था, जिसे हम मूल अधिकार में मूल अधिकार 26/1/2050 में 7 को लागू किया गया था, जो कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार और धार्मिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक और संपत्ति का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, 32, 31 पढ़ेंगे। वर्तमान में मूल कर्तव्य पहले तो 8 था, अब संपत्ति के अधिकार को छोड़कर, क्योंकि यह 22वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानून का अधिकार बना दिया गया। तो अब देखेंगे हम वर्तमान में अधिकार संवैधानिक प्रावधान भाग 3 में कहा गया था, जिसे हम अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 में विधि लाभ
और समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक और 19 से 23 तक, और भूल अधिकार बल शस्त्र 25 से 28, समानता का अधिकार। इसे आप देख लीजिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसीलिए मैं आराम आराम से दिखा दे रहा हूँ। ये जो मौलिक अधिकार है भाई, इसे ज़रूर 1-2 क्वेश्चन ज़रूर ही पूछेगा पॉलिटी में, ज़रूर। ये हो गया भारत का संवैधानिक विकास, हो गया नागरिकता, हो गया और सांसद और राष्ट्रपति। भाई ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं चैप्टर, तो इसे आप देख लीजिएगा। आप वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं। ये जो रीट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, रीट, इसे पढ़ लीजिएगा। और ये जो भाई जो ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न होता है, अध्ययन प्रश्न, ये मैं सभी PYQ है जो मैं पहले भी पढ़ाया या अभी आप देख रहे हैं, जो भी ये सब मेंस के लिए, मेंस से इम्पोर्टेंट है। आप उसका PYQ उठाकर देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा तब भी और अच्छा ना लगा तब भी बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो फिर बना देंगे दूसरा भी, और नहीं लगा तो तभी बनाएंगे, वीडियो तो बनाएंगे ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं राजा कुमार गोंड, ऑनर ऑफ सिद्धू स्टडीज़। जय हिंद, जय भारत।